पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता है? हार्ट कमज़ोर होने की, हार्ट अटैक आने की या हार्ट की वजह से मृत्यु होने के लिए और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, किन लोगों के लिए हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है? ज़्यादा अल्कोहल लेने से हार्ट डैमेज हो जाता है, हार्ट की मसल्स को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, और इससे हार्ट वीक होने की वजह से हार्ट फेलियर जैसी समस्या आ जाती है। तो हार्ट की नसें जो हैं वो हार्ड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको कभी भी क्रैक होकर के फट सकती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। ये लक्षण आने से पहले ही या तो पेशेंट की डेथ हो जाती है क्योंकि उसको एरिथमियाज हो जाते हैं, और या फिर उनके शरीर में ये सेंसेशन आने के जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हो या किसी और वजह से हो। कहते हैं उम्र भले ही बढ़ जाए लेकिन दिल हमेशा जवान ही रहना चाहिए। तो कितना यंग है आपका दिल? क्या बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होता जा रहा है, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, या आपकी खुद की वजह से ही आपका दिल मजबूत नहीं रहा? सवाल बहुत सारे हैं और इनका जवाब जानना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि WHO के मुताबिक दिल की बीमारियों की वजह से ही दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत होती है। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में, जहां आपके और हमारे दिल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाल रस्तोगी, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट। डॉक्टर विशाल, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर विशाल, सबसे पहले आपसे वही सवाल पूछूंगी जो हमसे हमारे दर्शकों ने सबसे ज़्यादा पूछा। क्या पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता है, या जो लोग अपना वेट मेंटेन रखते हैं उनका दिल सबसे ज़्यादा मजबूत होता है? ये बात सही है कि ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिनसे कि हार्ट की बीमारियां होती हैं, लेकिन ओबेसिटी ही एक ऐसी वजह नहीं है। हार्ट कमज़ोर होने की, हार्ट अटैक आने की या हार्ट की वजह से मृत्यु होने के लिए और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और हमें उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो अगर आप पतले हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर अपने खान पीने का ध्यान रखते हैं, तो आपको हृदय की बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, किन लोगों के लिए हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है? खाने में हम वेज खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या खा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन हम लीन मीट खाते हैं, फ़िश खाते हैं, चिकन खाते हैं, रेड मीट नहीं खा रहे हैं, और जो रेड मीट अगर खाते हैं तो बहुत लिमिटेड खाते हैं, और अगर बन रहा है तो बिना ऑयल के हम खाते हैं उसको एज अ रोस्टेड या फिर ग्रिल्ड करके खाते हैं, तो ये हेल्दी हो सकता है। और उसी तरह से अगर वेजिटेरियन लोग केवल लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसके अलावा बहुत कलरफुल तरह तरह के जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो खा रहे हैं, तो वो हेल्दी है। लेकिन अगर उसी को हम अच्छे से घी या तेल में पका करके खा रहे हैं तो वो अनहेल्दी हो सकता है। नॉन वेज और वेज के मुकाबले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा खाना किस तरीके से बनाया जा रहा है और हम क्या खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अंडे का पीला हिस्सा जो होता है, एग योक, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि एग योक में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो दिन भर में हमें 1 या 2 अंडे से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और काफ़ी लोग तो जो प्रोटीन की वजह से अंडा खाते हैं वो एग योक हटा करके केवल एग वाइट यूज़ करते हैं, और उसी से ही ऑमलेट या इस तरह की चीज़ें बना करके खाते हैं, जिससे कि हमें प्रोटीन भी मिल जाए और कोलेस्ट्रॉल भी कम रहे। हालांकि अगर हम कम मात्रा में अंडा यूज़ कर रहे हैं और बाकी चीज़ों में हम कोलेस्ट्रॉल नहीं ज़्यादा ले रहे हैं तो हम एग योक भी ले सकते हैं। डॉक्टर विशाल, सबसे पहले तो हमें कोई ऐसी 3 टिप्स दे दीजिए जिससे हम अपना हार्ट हेल्दी रख सकें। सबसे महत्वपूर्ण है
आपको ये देखना है कि आप क्या खा रहे हैं। सो ईट राइट, ईट लाइट, यानी कि हमें खाना जो खाना है वो वेजिटेबल्स जो है, तरह तरह की कलरफुल वेजिटेबल्स होनी चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और उसका अमाउंट भी ज़्यादा ना हो। डेयरी प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें। जो हम पोर्शंस ले रहे हैं वो लिमिटेड अमाउंट में हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पोर्शंस लेंगे तो वो कैलोरीज बढ़ाती है और उसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस की समस्या आती है। दूसरी महत्वपूर्ण टिप है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो एक्सरसाइज के फॉर्म में अगर हम कहें 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर वॉक, प्लेइंग आउटडोर गेम्स जैसे कि हम बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, इवन टेबल टेनिस खेलते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो ये हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। मॉडरेट इंटेंसिटी की वेट ट्रेनिंग भी हम लोग कर सकते हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी से मेरा मतलब है कि हम अपनी मसल्स को बनाने के लिए बहुत हैवी वेट्स ना उठाएं। केवल 5 किलो 10 किलो से अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो हार्ट के लिए हेल्दी है। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण मंत्र है वो है स्ट्रेस को हटाना और प्रॉपर स्लीप लेना। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यंगस्टर्स खास तौर से मैं देखता हूँ जो कि अपने समय अपने काम में इतने व्यस्त हैं या अपने करियर को एडवांस करने में इतने व्यस्त हैं कि उनको समय ही नहीं मिल पाता प्रॉपर्ली अपनी नींद पूरी करने का, और उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो समय पर सोना और समय पर उठना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कौन सी 3 चीज़ें खानी ही चाहिए? अगर हम हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें अपने खाने में मिलेट्स और जो रागी और इस तरह की चीज़ें हैं उसको यूज़ करना चाहिए और आटे को रिप्लेस कर देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैं अगर आपसे कहूँ तो हमें प्रोटीन जो है वो लीन मीट से या फिर हमें सोयाबीन से लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रोटीन अपने खाने में बढ़ाते हैं तो उससे हमारी भूख थोड़ी कम हो जाती है, सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है और हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है और हमें बहुत ज़्यादा बार बार भूख लगने की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने खाने में जो हम नहीं यूज़ करते आजकल बहुत ज़्यादा, सोयाबीन या लीन मीट जैसे कि फ़िश या चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें अपने खाने से ज़रूर वो यूज़ करें, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि सीजनल वेजिटेबल्स हैं। जैसे अभी विंटर्स चल रही हैं और तरह तरह की सब्जियां मार्केट में आती हैं, तो जो उस समय फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं वो ज़रूर यूज़ करें। और वो कौन से फूड्स हैं जो सीधे आपको दिल को नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए? सो अगर हम बात करें पैक्ड फूड्स की, अगर हम बात करें जो फास्ट फूड्स हैं, अगर हम बात करें कि सबसे समोसा, आई शुड नॉट, ऐसे नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही हटा दें, लेकिन हाँ इनको कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक पैकेट चिप्स का खा रहे हैं तो उसके अंदर हम आलू ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा उसको हम तल के खा रहे हैं, उसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसके अलावा रेड मीट हमें कम से कम खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें डेयरी प्रोडक्ट्स, मीठा, स्वीट्स वगैरह भी नहीं यूज़ करने चाहिए। तो क्या सिर्फ ऑयली फूड से ही हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है? ऑयली फूड्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बिकॉज वो कैलोरीज भी बढ़ाते हैं और उसके अलावा वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए भी। लेकिन इसके अलावा उतना ही इम्पॉर्टेंट है मीठा, शुगर, जो कि हमें अपने फूड से कम कर देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी हमें कम रखनी चाहिए। सो अगर मैं एक हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि हम मेजर चंक प्रोटीन से आए, कार्बोहाइड्रेट से वो कम हो जाए और फैट तो बहुत ही कम रहे। लोग कहते हैं कि तिल का तेल हेल्दी होता है या सरसों का, ऑलिव ऑयल हेल्दी कहते हैं लोग, तो क्या इन तेल में पका हुआ खाना खाने से हार्ट अटैक नहीं आएगा? कौन सा हम तेल खा रहे हैं उससे महत्वपूर्ण है कि हम कितना खा रहे हैं। अगर हम खाना बनाते वक्त इन्हीं तेलों का प्रयोग कम से कम मात्रा में करते हैं तो ये हेल्दी हैं। ये तथ्य है कि जो आपने जिन तेल का नाम लिया ये ज़्यादा हेल्दी हैं एज़ कम्पेयर टू रिफाइंड ऑयल्स और वनस्पति घी से के मुकाबले, उनको तो हमें हटा ही देना चाहिए। लेकिन जिन तेलों की आप बात कर रहे हैं उनको हम अगर लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें तो वह हेल्दी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि शरीर के लिए पोषक होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने के काम आता है। तो इसलिए अगर हम इन तेल पे खाना बनाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। हार्ट अटैक फिर भी आ सकता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये कुछ तेल ऐसे होते हैं जिनको कि अगर हम रीहीट करें, दोबारा उनको बनाएं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। तो इसलिए
हमें कम अमाउंट में और सिंगल यूज़ करके ही करना चाहिए। अगर एक बार तेल यूज़ हो गया है तो उसको फिर दोबारा रीहीट नहीं करना चाहिए। आजकल लोग मेयोनीज भी खूब खाते हैं और कहा जाता है कि मेयोनीज में तेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या इससे हार्ट अटैक का रिस्क नहीं होता? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेयोनेज़ को जब बनाया जाता है तो अलग अलग, जिस खास तौर से जो फैक्ट्री में बना हुआ मेयोनेज़ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेल होता है और उसी से उसको इमल्सीफाई करके ही मेयोनेज़ की बनाया जाता है। उसके अलावा उसमें शुगर भी ऐड की जाती है, नमक भी ऐड किया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें हम कहें कि ख़राब होती हैं वो सब उसके अंदर एडेड होती हैं। सो मेयोनेज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर मेयोनेज़ यूज़ करना ही है तो आप घर में हेल्दी तरीके से कम ऑयल का मेयोनेज़ बनाइए, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हैं। सो मेयोनेज़ का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। डॉक्टर विशाल, रिपोर्ट्स में आजकल लिखा होता है कि एलडीएल ज़्यादा है या एचडीएल ज़्यादा है। आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताएं कि ये है क्या? सो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि ब्लॉकेजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसको मैं सिंपल तरीके से अगर कहूँ, सो एल फॉर लो एंड एल फॉर लाउजी, तो दैट मीन्स कि ये खराब कोलेस्ट्रॉल है, इसको लो होना चाहिए। एचडीएल वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को क्लियरेंस के काम आता है। तो एच फॉर हेल्दी एंड एच फॉर हाई, यानी कि एचडीएल का हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेशियो महत्वपूर्ण है कि एलडी और एचडीएल का रेशियो क्या है। अगर एलडीएल लो है और एचडीएल हाई है तो हमें हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस कम हैं, और अगर एलडीएल ज़्यादा है तो बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये अब हर एक दो चीज़ें हैं, एक तो इनका ज़्यादा होना बीमारी करता है, उसके अलावा हमारा टारगेट क्या है। तो अगर आप रिपोर्ट्स में देखेंगे तो पुरानी रिपोर्ट्स में आता था कि 130 तक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हेल्दी है। ये गोल सब चेंज हो गए हैं और ज़्यादातर पैथोलॉजी लैब्स ने भी इसको चेंज कर दिया है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो आम आदमी है जिसको कोई अभी ब्लॉकेज नहीं है और वो सिर्फ ये चाहता है कि ब्लॉकेज नहीं आए, उसके लिए अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का गोल 100 हो गया है। और उसके अलावा अगर उसको ब्लॉकेजेस हैं, पहले से वो हार्ट अटैक आ चुका है या उसको चांसेस हैं क्योंकि उसको रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ होने के, तो इसलिए हम उसका हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 से भी नीचे रखना चाहते हैं। तो इसलिए खाली रिपोर्ट देख करके ये ना सोचें कि आपका एलडीएल ठीक है और आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो एलडीएल का गोल है वो डिपेंडिंग ऑन कि आपको हार्ट की बीमारी होने का रिस्क कितना है या पहले से बीमारी है या नहीं है, ये गोल चेंज हो जाता है। तो इनमें से गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? एचडीएल हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि वो ब्लॉकेजेस पैदा करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है किसी का बहुत ज़्यादा, तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? सो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे फूड्स जिन पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको कम खाना चाहिए, और ऐसे फूड्स जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कराते हैं, जिनमें फाइबर्स ज़्यादा है, जिनमें कि रोज़ के लिए हम उनको ग्लाइसेमिक वैल्यू कम है, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट स्टेप है जो कि हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के काम आता है। दूसरे नंबर पे आती है फिर दवाइयाँ। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक अगर कोलेस्ट्रॉल की दवा लिख दी गई है तो ये खाने से कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल में आ जाएगा, अब एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है या परहेज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो ये जानना ज़रूरी है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल केवल एक नंबर है और दवा से केवल वो नंबर कंट्रोल में आएगा, जबकि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हम ओवरऑल बेनिफिशियल इफेक्ट्स अपनी बॉडी में लाते हैं, जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बियॉन्ड भी जाते हैं। उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, शुगर भी कंट्रोल होती है और ओवरऑल हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो इसलिए डाइट और एक्सरसाइज एक सब्स्टिट्यूट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इनको हमें दवाओं के साथ यूज़ करना ही चाहिए जिससे कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर विशाल, क्या देसी घी भी दिल को नुकसान पहुंचाता है? इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुई नहीं है, लेकिन अब ये जाना जा रहा है कि देसी घी अगर हम कम अमाउंट में लेते हैं तो वो हार्ट के लिए उतना नुकसान नहीं करता जितना कि हम पहले सोचते थे, क्योंकि हम कहते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कम मात्रा में लेने चाहिए। तो अगर हम 1 से 2 चम्मच देसी घी दिन भर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हार्ट के लिए उतना ख़राब नहीं है, क्योंकि ट्रांस फैट्स ज़्यादा डेंजरस हैं, लेकिन अगर हम सैचुरेटेड फैट्स को कम मात्रा में लेते हैं तो वो ले सकते हैं। अगर हम देसी घी घर पर बना रहे हैं तो भी उसको कम मात्रा में ही लेना चाहिए? कोई भी, चाहे कितना ही हेल्दी ऑयल है, चाहे कितना ही हेल्दी देसी घी है, अमाउंट वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कम ही लेना चाहिए। आजकल लोग हुक्का पी रहे हैं, शराब का सेवन भी नहीं रुक रहा, तो क्या इन सब का दिल पे कोई असर नहीं पड़ता?
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में डेंजरस है। टोबैको हार्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है और लोगों ने सोचा कि सिगरेट अगर लेते हैं तो वो डेंजरस है, चलिए हुक्का पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि शायद हेल्दी है, क्योंकि हुक्का में लोग सोचते हैं कि जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं जो ख़राब हार्ट के लिए ख़राब हैं वो पानी में घुल जाएंगी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट का जो कार्सिनोजेंस हैं या जो उसके अंदर ख़राब तत्व हैं वो उस पानी में घुलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल पानी में नहीं घुलती, निकोटिन बिल्कुल पानी में नहीं घुलता और टार भी काफ़ी हद तक उसी तरीके से बॉडी के अंदर जाती है, जो कि लंग्स को, हार्ट को और बॉडी के काफ़ी सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है। इसके अलावा अगर कोई लोग हुक्का ले रहे हैं तो ये सिगरेट तो चलिए एक सिगरेट आपने पी और ख़त्म कर दी, लेकिन हुक्का तो आप एक एक डेढ़ घंटे तक पीते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक लोग एंजॉय करते रहते हैं, पार्टीज़ में लेने की चीज़ हो गई है, तो वो उतना ही बॉडी को नुकसान करती है क्योंकि उसका अमाउंट भी ज़्यादा है। इसके अलावा हुक्का बहुत ही लोकल तरीके से कहाँ पे क्या बनाया गया है इसका कोई आइडिया नहीं है, उसमें क्या क्या एडिटिव्स डाले गए हैं, लोग उसमें तरह तरह के फ्लेवर्स ऐड करते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए हुक्के का सेवन सिगरेट के बराबर या उससे ज़्यादा ही डेंजरस है और इसको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक बात आती है शराब की, सो शराब में अगर मैं कहूँ कि मॉडरेट अमाउंट में कोई ले रहा है, जिसका मतलब यह है कि 1 ड्रिंक पर डे ले रहा है, तो वो हार्ट के लिए डेंजरस नहीं है। लेकिन यही बेनिफिट जो शराब के बेनिफिट्स कहा जाता है, चाहे वो हम कहें कि HDL इम्प्रूव होता है या इसके अलावा कुछ हद तक LDL भी लो होता है, तो ये बेनिफिट्स तो हम डाइट और एक्सरसाइज से भी ले सकते हैं। तो अगर शराब लेने की वजह से, इसकी वजह से नहीं लेनी चाहिए कि हमें हार्ट को कोई बेनिफिट पहुंचाना है। इनफैक्ट अगर कोई आदमी हैवी अमाउंट में ड्रिंकिंग करता है तो उससे हार्ट की तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें कि हार्ट बीट इरेगुलर होकर के फास्ट हो जाती है और इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा ज़्यादा अल्कोहल लेने से हार्ट डैमेज हो जाता है, हार्ट की मसल्स को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, और इससे हार्ट वीक होने की वजह से हार्ट फेलियर जैसी समस्या आ जाती है। इसके अलावा हार्ट अटैक और बाकी हार्ट के आर्टरीज का रिस्क बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। सो अल्कोहल और शराब और सिगरेट दोनों ही हमें कम से कम लेना चाहिए, सिगरेट तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि सिगरेट, शराब और हुक्का पीना मतलब अपनी मौत को खुद ही बुलावा देना। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और लोग यंग जनरेशन खास तौर से यंगर एंड यंगर लोग इसको अपनाते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। इसके इल इफेक्ट्स हमें शुरू से समझने चाहिए और इसको अवॉइड करना चाहिए। और ब्लड प्रेशर का क्या बीपी और दिल का कोई कनेक्शन है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हार्ट की नसें जो हैं वो हार्ड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको कभी भी क्रैक होकर के फट सकती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। इसके अलावा ब्लॉकेज की समस्या भी अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो बढ़ जाती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट विंटर्स में स्पेशली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि नसें सिकुड़ जाती हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क भी विंटर्स में बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है जिससे कि हार्ट अटैक्स आते हैं। अगर बीपी बहुत हाई हो जाता है तो पेशेंट सबसे पहली चीज़ क्या करे? देखिए, अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और अचानक बढ़ा है तो आपको अस्पताल जा करके उसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रह रहा है तो उसके लिए टैबलेट शुरू होती हैं और उनसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर से मैं कहूँगा कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियाँ लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं और इनको हम लाइफस्टाइल को चेंज करके काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा यही है कि हम नमक कम खाएँ, हम एक्सरसाइज करें और हम ऐसी चीज़ें जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन, चाय का सेवन या जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो कम से कम यूज़ करें, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए। अगर हम अपना वज़न कम करते हैं तो भी ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाए तो पेशेंट सबसे पहले काम क्या करे? सो ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है। अगर आपका हार्ट नॉर्मल है तो लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जितना भी बॉडी को ज़रूरत है ब्लड सप्लाई करने की, उतना ब्लड सप्लाई करने में हार्ट सक्षम है। ब्लड प्रेशर अपने आप बॉडी उतना एडजस्ट कर लेगी। इनफैक्ट लो ब्लड प्रेशर अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से काफ़ी आपको लो महसूस हो रहा है तो आप एक गिलास नींबू पानी, जिसमें कि आप थोड़ा सा नमक डालें, वो ले सकते हैं। तो सिंपल ORS जिसको हम कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर लो होने की वजह अक्सर होती है कि जैसे लूज मोशंस हो गए, डायरिया हो गया और बहुत ज़्यादा बॉडी से वाटर लॉस हो गया, तो उस अगर कंडीशन में हो रहा है तो आप अपने आप को रिप्लेनिश कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नमक वाला नींबू पानी लेकर के इसको बेटर कर सकते हैं। और पल्स रेट का क्या, अगर आप इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएँ तो? पल्स रेट एक ऐसी चीज़ है जो कि हार्ट कितनी बार 1 मिनट में धड़क रहा है वो डिनोट करती है,
और अगर हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा है तो पल्स रेट ज़्यादा होगी, अगर हार्ट के ऊपर स्ट्रेस कम है तो पल्स रेट कंट्रोल में रहेगी, कम रहेगी। इसलिए अगर हम कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी हम कोई मेहनत का काम कर रहे हैं तो पल्स रेट बढ़ जाती है। अब अगर हार्ट हमारा हेल्दी है तो वो बढ़ी हुई पल्स रेट को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर हार्ट डैमेज्ड है तो बढ़ी हुई पल्स रेट उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमें पल्स रेट को ध्यान रखना चाहिए, रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, और इसको कंट्रोल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हम अपनी एक्सरसाइज करें और हार्ट की ऐसे टोनिंग कर लें कि पल्स रेट कंट्रोल में आ जाए। और अगर हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत हाई नहीं रहती तो पल्स रेट, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं हैं तो पल्स रेट धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है, अगर हम अपने आप को एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज ट्रेनिंग करें बेसिकली। ये सर्दियों में ही अचानक ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस क्यों आते हैं? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि सर्दियों में नसें सिकुड़ जाती हैं और जो ब्लॉकेज जहाँ पर है, जहाँ से हार्ट को ब्लड सप्लाई कम पहुँच रही थी, उन एरियाज़ से और ब्लड सप्लाई मिलनी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो एरियाज़ डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी वो प्लाक रप्चर होने के चांसेस और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विंटर्स खास तौर से अगर आपको पहले से हार्ट की बीमारी है तो उनके लिए, उन मरीज़ों के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड होता है और उस समय अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से ठंड अगर फेस पे या चेहरे पे ज़्यादा लगती है तो उससे ये इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। तो जब कभी भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ऐसे समय एक्सरसाइज करनी चाहिए जबकि सनलाइट आ गई है और बहुत अर्ली मॉर्निंग में ना करें। और उसके अलावा अपने आप को अच्छे से कवर करके प्रॉपरली ड्रेस होकर के एक्सरसाइज करें, जिससे कि ठंड का इफेक्ट हार्ट के ऊपर मिनिमम हो। और क्या कुछ ऐसा भी है कि महिलाओं के लिए हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है या पुरुषों के लिए? अप टू अ सर्टेन एज पुरुषों में हार्ट का अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। जब तक महिलाओं के मासिक स्राव की चल रही होती है, उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है, तब तक ऐसे बॉडी में उनके हार्मोन्स होते हैं जो कि हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे केस में हार्ट अटैक की संभावना थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर उनको फैमिली हिस्ट्री है, अगर उनके परिवार में किसी को हार्ट की ट्रबल हो चुकी है या उनको बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है या शुगर है या वो बदपरहेज़ी करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, तो उनका रिस्क फिर बढ़ जाता है और वो पुरुषों के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है। पुरुषों को ऑन दी अदर हैंड कोई भी प्रोटेक्टिव हार्मोन्स बॉडी में नहीं होते, जिसकी वजह से शुरुआत से ही हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे एज पोस्ट मेनोपॉजल एज में पहुंच जाती है महिलाओं की, तो वो रिस्क बराबर हो जाता है और 60 साल की एज में अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट महिलाओं का और पुरुषों का हार्ट अटैक आने का रिस्क बराबर होता है। ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर महिलाएं ये सोच करके कि हमें तो हार्ट की बीमारी नहीं होगी, अपने डॉक्टर की सलाह नहीं लेती और बहुत एडवांस स्टेज में अस्पताल जाती हैं क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि मुझे हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। तो ये भ्रांति है। अगर आपको लक्षण हैं और अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं तो खास तौर से उस वक्त आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और हमारे बच्चों का क्या, हम अपने बच्चों का दिल मजबूत कैसे बना सकते हैं? एक दूसरी भ्रांति ये भी है कि हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी एल्डर्स में होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में होती है। आजकल हम खास तौर से देख रहे हैं कि हार्ट की बीमारी यंग लोगों में भी मिल रही है। इनफैक्ट ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिनमें पाया गया कि जो ब्लॉकेज की संभावना है, जो ब्लॉकेज बढ़ करके 90% और हार्ट अटैक कॉज करती है, वो ब्लॉकेज का आना यंग एज में ही शुरू हो जाता है। तो यानी कि अगर हम 4 साल 5 साल के बच्चे की आर्टरीज का एग्जामिन करें तो वो एरियाज़ जो कि जहाँ पर ब्लॉकेज आगे आएगी उनमें वो फैक्टर्स आने शुरू हो गए हैं। तो इस बात का शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल और ये आदतें हम बच्चों को डालें जिससे कि उनको ये संभावना आगे जा कर के ना हो। बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और बाहर के खाने में विश्वास रखते हैं, घर का खाना उनको उतना अच्छा नहीं लगता है, या फिर उनकी अब टोटल हैबिट पड़ गई है कि वो टैबलेट्स पे और फ़ोन पे ज़्यादा या टीवी की स्क्रीन पे ज़्यादा चिपके रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू से ही बच्चों को हेल्दी फूड खाने की आदत डालें और फास्ट फूड और बाकी जो जंक फूड है उसको रेस्ट्रिक्ट करें। इसके अलावा उनको एनकरेज करें कि दिन में 2 घंटे ज़रूर वो बाहर जाके खेलें, कुछ ना कुछ आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर करें और एक्टिव रहें। अगर उनके ऊपर पढ़ाई का जोर ज़्यादा है तब भी उनको ये इनकरेज करिए कि पढ़ाई करने के बाद में अपने आप को मेंटली फ्रेश करने के लिए और फिजिकली फ्रेश करने के लिए बाहर जा कर के ज़रूर आउटडोर एक्टिविटी करें। ये कोविड के बाद ऐसा क्या बदला ह्यूमन बॉडी में कि हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा आने लग गए? ये बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है और हम लोग भी यही सोचते हैं कि इतना अचानक क्या हो गया।
लेकिन जितना वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है और जितना इस पे हम लोगों ने पढ़ा है, उससे ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस जो हैं, जो नॉर्मली साइलेंट रहती, वो अचानक रप्चर होनी शुरू हो गई हैं, ज़्यादा आसानी से रप्चर हो जाती हैं और हार्ट अटैक कॉज करती हैं। और ये बीमारी यंग लोगों में भी ज़्यादा एक्टिवली आ रही है। हर जगह जहाँ हम जाते हैं, लोग हमसे यही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कोविड की वैक्सीन के बाद में हार्ट अटैक आ गया, तो क्या वैक्सीन की वजह से आ रहा है? अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबने वैक्सीन ली हुई है और सबको कोविड भी हुआ है, कि इफेक्ट किसकी वजह से था। लेकिन जितनी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से यह है कि वैक्सीन ने कोविड के इफेक्ट को कम ही किया है, क्योंकि बॉडी को उसने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर दिया। इसकी वजह से मैं कहूँगा कि कोविड की वैक्सीन से शायद हार्ट अटैक का रिस्क थोड़ा कम ही हुआ होगा, क्योंकि कोविड के अंदर वो इफेक्ट, जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो हम माइनर डिजीज़ पैदा करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बॉडी में उसके प्रोटेक्शन आता है, जो उसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, उसकी वजह से बीमारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बीमारी का फुल फ्लेजेड इफेक्ट कम हो जाता है। तो कोविड से जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बॉडी में पैदा हुई, उसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है, लेकिन वैक्सीन से मुझे लगता है कि वो इफेक्ट कम ही हुआ होगा। ये साइलेंट अटैक क्या होता है? जो हमारे टिपिकल हार्ट के लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के, वो होता है कि मरीज़ को काफ़ी तेज़ छाती में दर्द होता है, और वो दर्द एक सिंगल पॉइंट पे नहीं होता, यूजुअली एक फैले हुए हिस्से में और भारीपन की तरह से होता है। एक कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग आती है, एक छाती पे वजन रखा हुआ है, इस तरीके की फीलिंग आती है। और ये लक्षण बहुत ही प्रोटेक्टिव लक्षण है, क्योंकि जैसे ही हमें ये लक्षण होता है, हमें पता लग जाता है कि हार्ट अटैक हो रहा है और हम मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में ये लक्षण आने से पहले ही या तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसको एरिथमियाज हो जाते हैं, और या फिर उनके शरीर में ये सेंसेशन आने के जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हो या किसी और वजह से हो। इसकी वजह से उनको ये सेंसेशन आती ही नहीं है, और सीधे हार्ट जब डैमेज हो जाता है तब पहली बार पता चलता है कि हार्ट अटैक आया था। तो इसको साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, और ये यूजुअली ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म की बीमारियों में मिलता है, क्योंकि अब तक हार्ट डैमेज हो जाता है और पेशेंट को टाइमली मेडिकल हेल्प नहीं मिलती। अगर हम टाइमली हार्ट अटैक का इलाज करें तो हार्ट का डैमेज काफ़ी हद तक रिवर्सिबल होता है, लेकिन साइलेंट होने की वजह से डैमेज इतना पुराना हो चुका है कि अब उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। और हार्ट फेलियर का क्या यही हार्ट अटैक है? हार्ट फेलियर एक बहुत डिस्टिंक्ट बीमारी है, जिसको कि हम, अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक होता है कि हार्ट फेल हो गया और एक है कि हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट फेल होने का मतलब ये है कि हार्ट रुक गया, जिसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और वो काफ़ी हद तक हार्ट अटैक की वजह से होता है। इनफैक्ट आजकल विदेशों में तो आप देखेंगे कि मॉल्स में या पब्लिक प्लेसेस पे उन्होंने डिफिब्रिलेटर रखे हुए हैं, जो कि ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर होते हैं, क्योंकि अगर विदिन 8 मिनट्स हार्ट को शॉक दे दें और हार्ट को रिवाइव कर दें तो पेशेंट वापस जिंदा हो सकता है और उसके आगे उसको मेडिकल हेल्प दी जा सकती है। लेकिन अगर लंबे समय तक वो कार्डियक अरेस्ट में रहेगा और हार्ट उसका रुक चुका है तो ब्रेन डेथ हो जाता है और उसके बाद में हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते। इसलिए टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हार्ट फेल हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक बीमारी है जो कि लंबे समय तक चलती है। इस बीमारी में हार्ट कमज़ोर हो जाता है और उसका जो पंप है, जो ब्लड वो दे रहा है पूरी बॉडी को, वो सफिशिएंट नहीं होता कि वो पूरी बॉडी की ज़रूरतें पूरी कर सके। इस कंडीशन में मरीज़ को सांस फूलता है, पैरों में सूजन आती है, थकान महसूस होती है और तरह तरह के लक्षण होते हैं। तो वो हार्ट फेलियर, उसका भी एक कारण हार्ट अटैक हो सकता है कि हार्ट अटैक की वजह से हार्ट डैमेज हुआ हो, लेकिन और भी वजह होती हैं, चाहे डायबिटीज़ की वजह से हो, चाहे अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से हो, या वायरल बायोकार्डाइटिस की वजह से हो, या पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी जो कि गर्भवती महिलाओं में पाई जाती है वो हो। तो बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से भी हार्ट अगर वीक हो गया है, डैमेज हो गया है, तो वो हार्ट फेलियर के लक्षण आते हैं। और हार्ट ब्लॉकेज में क्या होता है? हार्ट ब्लॉकेज जो है वो जो नसें हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अपना पूरा काम कर पा रहा है, उसको न्यूट्रिशनल मिल रहा है, उन नसों के अंदर ब्लॉकेज आती है, जिससे कि या तो एंजाइना पेन वाली सिम्टम्स होते हैं या फिर हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं। सो हार्ट ब्लॉक जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, जो कि हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल और बाकी सारी चीज़ें जो वहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं और प्लाक बिल्डअप होने की वजह से वो ब्लड सप्लाई को हार्ट तक नहीं जाने देती। क्या हार्ट ब्लॉकेज में ही स्टंट डलता है? सो स्टेंट जो है वो या बाईपास सर्जरी, वो इन ब्लॉकेजेस को या तो खोल देता है और या बाईपास कर देता है, जिसको कि सर्जिकली किया जाता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, ये हार्ट ब्लॉक के मरीजों को ही इसकी सलाह दी जाती है, क्योंकि अल्टीमेट एम बॉडी का हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का हमारा ये रहेगा कि हम जहाँ पर वो नस जाके जुड़ रही है उस जगह पर
उसकी मसल्स को ब्लड सप्लाई पूरी अमाउंट में मिले। तो चाहे तो हम उसको नस को वहीं से खोल दें और स्टेंट लगा दें, जिसकी वजह से वो ब्लड सप्लाई पहुंच जाएगी, और चाहे हम एक बाईपास लगा करके एक नया ग्राफ्ट से एक नया रास्ता पहुंचा दें, जिससे कि आगे के एरिया को ब्लड सप्लाई मिल सकें। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि चाहे हम सर्जरी करें और चाहे एंजियोप्लास्टी करें, दोनों ही बहुत ही टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि जो फैक्टर जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज पहली बार आई वो बॉडी के अंदर एक्टिव है। उस बीमारी को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल और बाकी सेल्स वहाँ पर जाकर इकट्ठा होती हैं और ब्लॉकेज पैदा करती हैं। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ब्लॉकेज जो है वो स्टेंट के पहले, स्टेंट के आगे या बाईपास ग्राफ्ट के पहले और आगे भी आकर के दोबारा ब्लॉकेज पैदा कर सकती हैं। सो एक प्लम्बर की तरह से हमने नाली साफ तो कर दी, लेकिन उस नाली में अगर दोबारा कचरा जाएगा तो नाली फिर ब्लॉक हो जाएगी। इसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना और कुछ तरह की दवाएं लेनी ज़रूरी होती हैं, जिससे कि वो ब्लॉकेज बार बार ना आए। तो अगर एक बार किसी को स्टेंट डला तो क्या वो फिर से पहले की तरह हेल्दी हो सकता है? अगर उसको केवल एक ब्लॉकेज या दो ब्लॉकेज थी और उन दोनों को हमने ठीक कर दिया है और उसको अभी तक हार्ट डैमेज नहीं हुआ है, हार्ट का फंक्शन उसका नॉर्मल था, तो वो पहले की तरह ही हेल्दी हो गया है और वो बल्कि पहले से ज़्यादा काम और एक्सरसाइज कर पाएगा, क्योंकि अब वो ब्लॉकेजेस नहीं है और हार्ट के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यस, स्टेंटिंग के बाद में आदमी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर विशाल, अगर हमारे आसपास किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो हमें उसकी जान बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? अगर हम श्योर हैं कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है तो हमें बिना डिले उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसका आगे का इलाज अस्पताल में ही हो सकता है और ईच मिनट दैट इज़ पासिंग इज़ प्रेशियस। सो हम कहते हैं कि इसमें गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट होता है। वो गोल्डन आवर वो होता है जिसमें कि पहले घंटे के अंदर अगर हम उस नस को जो ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से वो अटैक आ रहा है, अगर उसको खोल दें तो हार्ट एकदम नॉर्मल हो जाता है। इसलिए उसको गोल्डन आवर कहा जाता है और आगे के कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना। जब कभी भी हार्ट अटैक होता है तो इरेगुलर हार्ट बीट होने की वजह से, फास्ट हार्ट रेट होने की वजह से सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है और उसके लिए उसको शॉक करने की ज़रूरत होगी। वो डिवाइस हमारे पास आजकल इंडिया में इतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अस्पताल में ही उसका इलाज हो सकता है। वो ब्लॉकेज खोलने का इलाज भी वहीं होगा। जब तक पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तब तक हमें उसको एक डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल के दे देनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्रिन जो है वो एक ब्लड थिनर मेडिसिन है, जो कि वैसे तो दर्द को हटाने का काम करती है, लेकिन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो ब्लॉकेज को भी खोल सकती है। तो अगर वो नस रास्ते में जाते जाते खुल जाती है तो डैमेज वहीं रुक जाएगा और हार्ट अटैक वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो जिससे कि पेशेंट को फ़ायदा होगा। तो एक डिस्प्रिन की गोली तुरंत पानी में घोल के या च्यू करने के लिए हम पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन ये बात जाननी ज़रूरी है कि हार्ट अटैक का डायग्नोसिस और इलाज अस्पताल में ही होगा, इसलिए इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। और मान लीजिए कि हमें ही हार्ट अटैक आ रहा है और हमारे आसपास मदद के लिए भी उस समय कोई मौजूद नहीं है, तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करें? हमें खुद भी यही करना चाहिए कि एक डिस्प्रिन की गोली खानी चाहिए और अस्पताल पहुंचना चाहिए। अब अगर हमारे पास कोई भी नहीं है और हमें खुद गाड़ी ड्राइव करनी पड़ रही है, तो ये मैं कहूँगा बहुत रिस्की सिचुएशन है, बिकॉज हम इसमें अपने आप को और बाकी जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं उनको भी हम खतरे में डाल सकते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके या एम्बुलेंस के थ्रू जाएं। इनफैक्ट विदेशों में जहाँ कहीं भी बहुत अच्छी एम्बुलेंस सर्विसेज डेवलप्ड हैं, वहाँ पर ये कहा जाता है कि पेशेंट शुड नॉट ड्राइव और रिलेटिव शुड नॉट टेक इट। एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर चलता फिरता आईसीयू है, तो अगर पेशेंट को कोई इमरजेंसी होती है तो इमीडिएटली वहाँ शॉक किया जा सकता है और फर्स्ट एड दी जा सकती है। इसलिए एम्बुलेंस को बुला करके हम एक्शन लेना चाहिए। तो अगर आप किसी अस्पताल के पास रहते हैं या आपको लगता है कि आपके पास रेडिली अवेलेबल एम्बुलेंस का नंबर है और एम्बुलेंस आपके पास पहुंच सकती है, तो ज़रूर एम्बुलेंस कॉल करें और एम्बुलेंस पे ही जाएं। शुक्रिया डॉक्टर विशाल रस्तोगी हमारे दर्शकों का दिल और मजबूत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।